काइनेटिक्स में डिस्कस कर चुके कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती हैं और उनके रेट को कैसे डिफाइन करते हैं। रेट लिखने के भी दो तरीके बताए थे हमने, डिसअपीयरेंस के टर्म में, अपीयरेंस के टर्म में, और दूसरा लॉ ऑफ मास एक्शन से। तो अगर एक बार शॉर्ट में देखें हम लोग कि एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन की अगर बात करें तो ऐसी रिएक्शन जो एक स्टेप में होती है, यानी सीधा रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट अगर सीधा प्रोडक्ट में एक स्टेप में बन रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें तो ऐसी रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में होती है, यानी उसमें रिएक्टेंट पहले किसी इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होता है, वो इंटरमीडिएट फर्दर कन्वर्ट होकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट, यानी एक से ज्यादा स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए एलिमेंट्री रिएक्शन, एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब हम लोग रिएक्शन के रेट को कैसे लिखते थे, इन टर्म्स ऑफ डिसअपीयरेंस एंड अपीयरेंस। तो बहुत आसान था, जैसे अगर एक एग्जांपल है, रिएक्शन हमारे पास आपके पास है 4A 7B 5C + 2D, ये रिएक्शन है हमारे पास। अगर इस रिएक्शन के रेट को डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस के टर्म में लिखना है, तो अगर डिसअपीयरेंस की बात करें हम लोग, तो डिसअपीयरेंस किसके लिए डिफाइन था, रिएक्टेंट के लिए, क्योंकि ये डिसअपीयर हो रहे थे, खत्म हो रहे थे, मतलब डिसअपीयर हो रहे हैं। तो इनके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डिसअपीयरेंस। और अपीयरेंस की बात किसके लिए करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट हमारे बन रहा है मतलब अपीयर हो रहे हैं, तो इनके लिए रिएक्टेंट के लिए डिसअपीयरेंस और प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, अपीयरेंस। जब डिसअपीयरेंस लिखेंगे इनका, तो इसके पहले कौन सा साइन लगेगा, नेगेटिव, और जब अपीयरेंस की बात करेंगे तो उनके पहले कौन साइन आता है, पॉजिटिव साइन। तो जैसे अगर हम लोग इसके टर्म में डिसअपीयरेंस लिखे तो फार्मूला क्या था, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी जिसका आप रेट लिख रहे हैं उसको उसी के कोफिशिएंट से क्या करते हैं, डिवाइड। तो यहां पर सबसे पहले नेगेटिव साइन लगाया, कोफिशिएंट क्या है, 4 से डिवाइड कर दिया, 1/4, D कंसंट्रेशन A/dt। डेल्टा भी लिख सकते हैं, वो एवरेज रेट होता है, दिस इज द इंस्टेंटेनियस रेट, दैट इज इक्वल टू, ये तो A के टर्म में डिसअपीयरेंस हो गया, अब B के टर्म में लिखे -1/7 dB/dt, D कंसंट्रेशन ऑफ B/dt। दोनों रिएक्टेंट के डिसअपीयरेंस हो गए। अब हम लोग किस साइड में जाएंगे, प्रोडक्ट साइड में, इनका हम लोग क्या लिखेंगे, अपीयरेंस, दैट इज इक्वल टू 1/5, यहां प्लस साइन आएगा, 1/5 D कंसंट्रेशन C/dt, दैट इज द अपीयरेंस ऑफ C का भी अपीयरेंस हो गया, इज इक्वल टू D के टर्म में लिखे 1/2 D कंसंट्रेशन ऑफ B/dt। ये जो रेट लिखा हमने, इस रिएक्शन का रेट जो है इन टर्म्स ऑफ डिसअपीयरेंस एंड अपीयरेंस। पहला तरीका तो ये था हमारे पास कि हम लोग किसके टर्म में लिख सकते थे रेट को, इन टर्म्स ऑफ डिसअपीयरेंस एंड अपीयरेंस। अब मान लो यही रिएक्शन अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है हमारे पास, अगर ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन मान रहे हैं, अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसका रेट लिखने का एक तरीका और बताया गया था आपको। इसका रेट हम लोग एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन से भी लिख सकते हैं। इसके रेट को हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखे तो इसका रेट होगा R इक्वल टू, एक कांस्टेंट आता था K, इसको हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट, R इक्वल टू K। उसके बाद क्या था,
R इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मास एक्शन था, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और एक से ज्यादा रिएक्टेंट ले होते हैं तो उनके कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, कोफिशिएंट कहा जाता है उनके पावर में। सीधा आप क्या लिखना, R इक्वल टू के कंसंट्रेशन A रिएक्टेंट है और इसका कोफिशिएंट 4, ये कहां पर जाएगा, पावर में। कंसंट्रेशन A पावर 4 इंटू कंसंट्रेशन B पावर 7, इनसे कोई मतलब नहीं है, प्रोडक्ट हम लोग नहीं लेते हैं। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इस रिएक्शन के रेट को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं कि ये रेट है इन टर्म्स ऑफ डिसअपीयरेंस एंड अपीयरेंस, और इसको हम लोगों ने लिखा है फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन से। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन होनी चाहिए, एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गई, ये रिएक्शन अगर कॉम्प्लेक्स होगी, ये स्टेप तो लिख सकते हैं रेट, इसको तो डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिसअपीयरेंस एंड अपीयरेंस। लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पॉइंट पे लिखा था लॉ ऑफ मास एक्शन इज वैलिड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। केवल किसके लिए हम लोग बात करते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन की बात केवल किसके लिए करते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन वैलिड नहीं होता। उसके रेट लिखने का अलग तरीका है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे भी कि कॉम्प्लेक्स का रेट कैसे लिखेंगे। लेकिन पहले ये पॉइंट क्लियर होने चाहिए कि अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसके रेट को लिखने के दो तरीके हैं, एक तो डिसअपीयरेंस अपीयरेंस, ये तो कॉम्प्लेक्स के लिए भी वैलिड है। लेकिन ये वाला जो रेट लिखा गया है ये कहां से आया है, लॉ ऑफ मास एक्शन से। इसको हम लोगों ने लिखा है लॉ ऑफ मास एक्शन से, और लॉ ऑफ मास एक्शन केवल किसके लिए डिफाइन होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन। इस रिएक्शन के दो रेट हो गए आपके, डिसअपीयरेंस में और दूसरा लॉ ऑफ मास एक्शन। यानी कोई भी रिएक्शन गिवन होगी आपको तो आप उसके रेट को तुरंत डिफाइन कर सकते हैं, चाहे लॉ ऑफ मास एक्शन से, चाहे आप डिसअपीयरेंस या फिर अपीयरेंस के। अब देखिए एक क्वेश्चन तो ऐसे पूछा जाता है आपको कि रिएक्शन दे देंगे, कहेंगे उसके रेट क्या एक्सप्रेशन लिखिए, ये रेट की इक्वेशन लिखिए। किसी भी रिएक्शन गिवन होगी उसकी रेट की इक्वेशन पूछ लेंगे आपसे। दूसरा क्वेश्चन उल्टा पूछते हैं इसका, आपको ये दे देंगे, रेट दे देंगे, रेट की पूरी इक्वेशन दे देंगे, कहेंगे इसकी हेल्प से रिएक्शन लिखिए। अभी हम लोगों ने क्या सीखा है, रिएक्शन की हेल्प, रिएक्शन गिवन होगी और उससे हम लोग क्या लिखेंगे, लिख रहे हैं रेट। अब एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपको रेट गिवन होगा, पूरी रेट की इक्वेशन गिवन होगी, कहेंगे इसकी हेल्प से आप क्या लिखिए, रिएक्शन। यानी जो रेट गिवन है इसकी रिएक्शन क्या है, तो इसका जस्ट उल्टा प्रोसेस हो जाएगा। जैसे हमने कहा हम लोगों ने कोई एक रिएक्शन ले लें, एक हम रेट लिख रहे हैं, that equal to 1/5 dc by एक रेट इक्वेशन गिवन है, R is equal to -1/3 dA by dt is equal to -1/2 d concentration B upon dt is equal to 1/5 d concentration C upon dt। ये रेट इक्वेशन गिवन है, इसकी हेल्प से आपको रिएक्शन लिखनी है। ये रेट इक्वेशन किस रिएक्शन के लिए है, तो बहुत आसान है। सबसे पहले आप ये देखिए कि रेट में माइनस साइन कहां पर लगा, क्योंकि जो माइनस साइन है वो क्या देते हैं आपको, डिसअपीयरेंस। और डिसअपीयरेंस का मतलब वो किस साइड में होंगे, आपके रिएक्टेंट साइड में। माइनस साइन वाले रिएक्टेंट साइड में होंगे, प्लस साइन वाला प्रोडक्ट साइड में होगा। यहां पर यहां माइनस लगा है ए के साथ,
बी के साथ माइनस है, यानी ए और बी ये तो रिएक्टेंट हो गए, और सी के पहले क्या लगा है प्लस, इसका मतलब सी क्या है प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ए प्लस बी, ए और बी रिएक्टेंट है क्योंकि माइनस लगा है, ए के पहले भी, और यहाँ पर बी लिखा है, यहाँ पे माइनस, तो ये दोनों डिसअपियरेंस बता रहे हैं, तो ये दोनों रिएक्टेंट, और सी क्या आपको देगा प्रोडक्ट। अब देखिए कोफिशिएंट लिखना है इनके, कोफिशिएंट क्या होंगे, तो कोफिशिएंट से तो डिवाइड करते थे, जो हम लोग डिवाइड करते थे किससे करते थे, कोफिशिएंट से। इसका मतलब ए के साथ ए को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो ए का कोफिशिएंट क्या होगा 3, बी को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, इसका कोफिशिएंट 2, और सी को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, इसका कोफिशिएंट क्या है 5। यानी ये जो रेट इक्वेशन की वजह है, इसकी हेल्प से अगर आपको रिएक्शन लिखने कहा जाए तो आपको जो रिएक्शन मिल गई 3a + 2b = 3a + 2b से 5c, ये दोनों रिएक्टेंट है और सी प्रोडक्ट। आप इसका रेट लिख के देख भी सकते हैं उल्टा, अगर इसके रेट को लिखें ये डिसअपियर हो रहा है तो -1/3 dA/dt = -1/2 dP/dt = 1/5 dC/dt। ये दोनों डिसअपियर हो रहे हैं, माइनस साइन लगा है, ये अपियर हो रहा है तो देखिए दोनों टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक आपको रिएक्शन दे देंगे और कहेंगे उसकी हेल्प से रेट लिखिए, दूसरा आपको रेट गिवन होगा और कहेंगे उसकी हेल्प से रिएक्शन लिखिए। तो बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं, रिएक्शन की हेल्प से आप रेट को डिफाइन कर सकते हैं, और रेट की हेल्प से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, रिएक्शन। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग, रेट गिवन हो और उसकी हेल्प से रिएक्शन लिखना है। जैसे एक रेट एक्सप्रेशन की मैंने आपको, R = 1/7 d concentration A/dt = -1/3 d concentration D/dt = 1/9 d concentration C/dt = -1/3 या 1/2 d concentration D/dt। ये रेट इक्वेशन की मैंने आपको, इसकी हेल्प से आपको रिएक्शन लिखना है। ये जो रेट इक्वेशन गिवन है ये कौन सी रिएक्शन के लिए है, फिर से वही करना था, वही तरीका है। सबसे पहले माइनस साइन वालों को देखिए कि कौन कौन से पहचानिए, इसमें कौन कौन से रिएक्टेंट हैं और कौन से प्रोडक्ट हैं। तो जहां पर माइनस साइन लगा है वो रिएक्टेंट है, जिसके पहले प्लस साइन है वो प्रोडक्ट है। तो पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लिख लीजिए, ये एरो बनाएंगे, इस साइड रिएक्टेंट, इस साइड प्रोडक्ट। देखिए ए के पहले क्या लगा हुआ प्लस, इसका मतलब ये प्रोडक्ट साइड में जाएगा। डी के पहले माइनस, ये रिएक्टेंट साइड में। सी से पहले प्लस मतलब प्रोडक्ट साइड। एंड बी से पहले क्या है माइनस मतलब ये रिएक्टेंट साइड। तो B एंड D ये दोनों रिएक्टेंट हैं, A एंड C ये प्रोडक्ट। अब करना क्या है, बस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो जो कोफिशिएंट होता है रेट इक्वेशन में उससे डिवाइड करते हैं, तो यहां पर क्या करना है आपको मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि ये जो कोफिशिएंट होते हैं इनके, उन्हीं से तो डिवाइड करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो A को डिवाइड कर रहे हैं 7 से, यानी A का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 7। D वाले को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो D का कोफिशिएंट 3।
सी को डिवाइड कर रहे हैं 9 से, तो सी का कोफिशिएंट 9, और बी को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो बी का कोफिशिएंट 2। यानी आपके पास रिएक्शन आ गई 3D + 2B 7A + 9C। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का रेट हमारा जो गिवन रेट है आपको इसी रिएक्शन का है, तो आपको रेट इक्वेशन गिवन होगी, आप उसकी हेल्प से तुरंत रिएक्शन लिस्ट बता सकते हैं। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन दिए गिवन होते हैं, आपको ये देखे रिएक्शन देके कहेंगे ये लिखिए रेट इक्वेशन, या फिर दूसरा तरीका है कि रेट इक्वेशन ले देंगे, कहेंगे इसकी हेल्प से रिएक्शन लिखिए। तो दोनों को आप फाइंड कर सकते हैं। रेट इक्वेशन गिवन हो, सबसे पहले उसमें देख लो कहां कहां प्लस लगा है, कहां कहां पर माइनस। जहां पर माइनस होगा वो रिएक्टेंट साइड में जाएंगे, जहां पर प्लस होगा वो प्रोडक्ट साइड में आएंगे, और जो डिवाइड हो वो उनके कोफिशिएंट होते हैं, उनको मल्टीप्लाई करके देंगे। जो यहां पर डिवाइड करेंगे वो कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, उनको यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो रेट की हेल्प से आप क्या फाइंड कर सकते हैं रिएक्शन। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कवर हो गए हम लोगों के कि किसी रिएक्शन के रेट वगैरह को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। चलिए, अब कल हम लोग बात किए थे कि लॉ ऑफ मास एक्शन की। लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने बताया था कि लॉ ऑफ मास एक्शन इज वैलिड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन से जो रेट डिफाइन करते हैं वो एलिमेंट्री रिएक्शन का, कॉम्प्लेक्स का रेट नहीं डिफाइन कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन वैलिड नहीं होता। तो फिर कॉम्प्लेक्स के रेट को कैसे लिखते हैं, कैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स के रेट को लिखेंगे? तो आज हम लोग वही सीखेंगे कि अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ जाए तो उसके रेट को लिखने का क्या तरीका होता है। तो लिखिए रेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। रेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की वजह अगर हमारे पास है तो उसके रेट को कैसे डिफाइन करेंगे। डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस के टर्म में तो लिख सकते हैं, वो तो वैसे ही रहेगा, लेकिन अगर दूसरी तरीके से इसको डिफाइन करें, दूसरा रेट डिफाइन करें, तो उसका तरीका क्या होता है। जैसे कोई आपके पास जैसे कोई रिएक्शन गिवन है 2A से प्रोडक्ट, आपको रिएक्शन गिवन है 2A से प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट A है, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन मान ले, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिख सकते हैं, R is equal to A concentration, reactant concentration, concentration of A, कोफिशिएंट कहां चला जाएगा, पावर में। कोफिशिएंट को कहां लिखते हैं, पावर में। लेकिन ये रेट कब होगा, जब इस रिएक्शन को हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर हम इस रिएक्शन को मान रहे हैं कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन का रेट क्या होगा, R is equal to K² लेकिन अगर ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो देखिए इसका रेट लिखने का तरीका क्या होता है। अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तब हम लोग इसके रेट को कैसे लिखते हैं, तो बिल्कुल सिमिलर ही रहता है, R is equal to K कंसंट्रेशन A, यहां पर जो पावर लिखते हैं पावर n, R is equal to K कंसंट्रेशन A पावर n। ये जो रेट है किसके लिए डिफाइन किया गया है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये किसका रेट है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, ये किसका रेट है, एलिमेंट्री रिएक्शन का। दोनों में डिफरेंस समझिए। जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिखते हैं तो जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन होता है वहां जो पावर लिखते हैं वो कोफिशिएंट नहीं होता। जैसे यहां पर एलिमेंट्री रिएक्शन में
तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन जो पावर लिखे वो कोफिशिएंट है। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बस इतना डिफरेंस होता है कि जो कोफिशिएंट होता है वो पावर न लिख के कोई जनरल टर्म लिखते हैं। यहां पर हम लोगों ने कोई एक जनरल टर्म लिख दिया, दैट इज एन। एन को क्या बोलते हैं? एन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एन को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और इस एन का और इस कोफिशिएंट का कोई भी लिंक नहीं होता। ये एन और इस कोफिशिएंट का कोई भी लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इस एन की वैल्यू इस कोफिशिएंट के बराबर भी हो सकती है और इससे डिफरेंट भी हो सकती है। यानी एन की वैल्यू कोई भी हो सकती है, कुछ भी एन कोई वैल्यू ले सकता है, 0, 1, 2, 3, फ्रैक्शन, इंटीजर, नेगेटिव, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो इन दोनों में बस डिफरेंस समझिए पहले, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन वैलिड है। सीधा आपने लॉ ऑफ मास एक्शन की हेल्प लिया और उससे रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया। तो रेट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखेंगे तो कोफिशिएंट कहां पर लिखेंगे? पावर में। लेकिन कॉम्प्लेक्स के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन वैलिड नहीं है। तो यहां पर जब रेट लिखते हैं तो हम लोग पावर में कोफिशिएंट नहीं लिखते हैं, बल्कि एक जनरल टर्म लिखते हैं। और इसको बोलते क्या है? दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए, अच्छा ये समझ में आ गया कि यहां पर जनरल टर्म लिखेंगे दैट इज एन, और एन को क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं? इस एन, ये एन की वैल्यू आपको पता कैसे चलेगी? अगर हमको ये रिएक्शन की वैल्यू है, इस रिएक्शन की हेल्प से इस एन की वैल्यू कैसे बताएंगे? तो रिएक्शन देख के आप इस एन की वैल्यू को नहीं फाइंड कर सकते। ये एन की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है एक्सपेरिमेंटली। एन इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और एक्सपेरिमेंट की हेल्प से इस एन की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। एन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, और दैट इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। यानी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं और उसकी हेल्प से एन की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। आपको एक्सपेरिमेंट अभी आगे हम लोग क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, इस एन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। आपको अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन होंगी, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए होंगे, और उनके लिए न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी जाएंगी, और उसकी हेल्प से आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो एन की वैल्यू को आप रिएक्शन देख के नहीं फाइंड कर सकते हैं। एन की वैल्यू के लिए आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देना पड़ेगा, क्वेश्चन में गिवन होगा, उनकी हेल्प से आप एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो एन को निकालने का तरीका क्या है? एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं, उसकी हेल्प से हम लोग एन की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो एन को क्या बोलते हैं? एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और कैसी वैल्यू है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अच्छा, अब ये ऑर्डर क्या है? एक नया टर्म आ गया, दैट इज ऑर्डर। ये ऑर्डर क्या चीज है? तो देखिए, ऑर्डर है क्या? ऑर्डर आपको इस चीज को बताता है, ये आइडिया देता है कि रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के साथ कैसे वेरी कर रहा है। ऑर्डर में बेसिकली आइडिया देता है कि रिएक्टेंट का रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के साथ कैसे वेरी कर रहा है। जैसे हमने कहा, अगर एन की वैल्यू 1 ले लो, अगर एन की वैल्यू यहां पर 1 रख दे, इसका मतलब ऑर्डर कितना हो गया? 1। एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एन की वैल्यू 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1। यहां पर अगर 1 रखेंगे तो आर इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ए पावर 1। आर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, आर इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ए पावर 1। यानी इस इक्वेशन से आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पावर 1 के साथ वेरी कर रहा है।
यानी जो रिएक्शन का वेरिएशन है कंसंट्रेशन के साथ, दैट इज लीनियर वेरिएशन। पावर 1 मतलब लीनियर वेरिएशन। अगर आप रिएक्टेंट ए के कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे तो रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप ए के कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे मान लो अगर आपने कहा कि पहले कंसंट्रेशन ए था रिएक्टेंट का, बाद में आपने कंसंट्रेशन डबल कर दिया, तो रेट में क्या चेंज होगा? कंसंट्रेशन ए था, ए से डबल कर दिया, 2a कर दिया, तो जो रेट होगा, मान लेते हैं न्यू रेट लिख रहे हैं, जो नया रेट आएगा क्या लिखेंगे, के, यहां पर ए की जगह पर डबल कर दिया कंसंट्रेशन 2a पावर 1, तो जो न्यू रेट होगा आर न्यू इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन 2a। 2 को बाहर ले लीजिए, यहां से ये हो जाएगा 2k इंटू कंसंट्रेशन k इंटू कंसंट्रेशन ए, k इंटू कंसंट्रेशन ए क्या लिख सकते हैं, r। यहां से हो जाएगा दैट इज 2 r। यहां से जो न्यू रेट आया दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट। जो हमारे पास पहले रेट था उसका क्या हो चुका है, डबल। तो लीनियर वेरिएशन है। आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो रेट भी क्या हो जा रहा है, डबल। तो अगर ऑर्डर 1 है, n की वैल्यू 1 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो वेरी करेगा कंसंट्रेशन पावर 1 के साथ, मतलब इसका रेट का r का वेरिएशन a के साथ लीनियर वेरिएशन। जैसे से a को बढ़ाएंगे वैसे वैसे r की वैल्यू बढ़ेगी। ये तो बात हो गई, n इक्वल टू 1 ले लिया। अब n की वैल्यू अगर चेंज कर दे, n इक्वल टू 2 ले लें, n की वैल्यू अगर 2 ले लें, n की वैल्यू 2 रख दीजिए यहां पर, तो r इक्वल टू k a पावर 2। अब कैसा वेरिएशन दिख रहा है? अब जो रिएक्शन का रेट होगा वो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पावर 2 के साथ वेरी करेगा। यानी अगर आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो रेट कैसे चेंज होगा, देखिए। इस बार अगर हम लोग रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को डबल करें तो a की जगह पर 2a लिखेंगे, तो जो न्यू रेट होगा दैट इज इक्वल टू k, यहां पर a की जगह पर 2a स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, बाहर आ जाएगा 4 k a स्क्वायर, r इक्वल टू k a स्क्वायर। देखिए k a स्क्वायर को यहां से देखिए k a स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, r। यहां पर k a स्क्वायर को लिख दीजिए r, दैट इक्वल टू 4। इसकी जगह पर k a स्क्वायर की जगह पर लिख दिया हम लोग r, तो r न्यू की वैल्यू क्या आ गई, 4r। देखिए पिछले क्वेश्चन में जब n 1 था तब जब कंसंट्रेशन को डबल किए तो रेट कितने टाइम्स हो गया था, 2 टाइम्स। लेकिन जब n की वैल्यू यानी ऑर्डर आपने चेंज किया, जब ऑर्डर की वैल्यू 2 ली, तो इस समय जब कंसंट्रेशन को डबल किए तो रेट कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स। यानी जैसे जैसे इस n की वैल्यू चेंज होती जाएगी आपके रेट की वैल्यू चेंज होगी। तो ऑर्डर क्या बताता है आपको, ऑर्डर आपको यह आइडिया देता है कि रेट रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन के साथ कैसे वेरी कर रहा है। कैसे अगर हम लोग कंसंट्रेशन का रिएक्टेंट कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा। अगर एक दूसरी रिएक्शन हम लोग लें, एक दूसरी रिएक्शन से इसको समझे। a प्लस 2b प्रोडक्ट, ये रिएक्शन गिवन है आपको। अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन होती, अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री होती तब तो आप इसके रेट को तुरंत बहुत आसानी से लिख सकते थे। लॉ ऑफ मास एक्शन में रेट होगा r इक्वल टू k कंसंट्रेशन a, कोफिशिएंट में क्या जाएगा, पावर में क्या जाएगा, कोफिशिएंट।
तो R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन A पावर 1। अगर ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो हम लोग यहाँ पर पावर में कोफिशिएंट नहीं लिख सकते। फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो पावर होते हैं उनका कोफिशिएंट से कोई लिंक नहीं होता है। तो अगर ये रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मान ले तो देखिए इसके रेट को कैसे डिफाइन करेंगे। R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन A। अब पावर में क्या लिखेंगे यहाँ पर? कोई जनरल टर्म लिखेंगे, कोई कोफिशिएंट लिख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पावर हमने लिख दिया x, x कोई जनरल टर्म है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B पावर y। ये कब लिखेंगे हम लोग? जब रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होगी। इसकी बात हम लोग तब करेंगे जब रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है। चलिए अब अगर यहां पर हम लोग बात करें, ये रेट ऑफ रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए K A पावर x B पावर y। इसे यहां पर था लिख रहे थे K A पावर n का था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर इस रिएक्शन के लिए बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो यहां पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू x प्लस y, दैट इज इक्वल टू x प्लस y। यानी जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की पावर है उनको आप ऐड कर दीजिए, वही क्या दे देगा आपको? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो n की वैल्यू आ गई x प्लस y। x और y इनको क्या बोलते हैं? तो जो जिसकी पावर होगी उसी के रेस्पेक्ट में वो ऑर्डर बताता है। जैसे यहां पर a पावर क्या है? x। तो x आपको बताता है x इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू a। x ऑर्डर है किसके रेस्पेक्ट में? a के रेस्पेक्ट में। y ऑर्डर है किसके रेस्पेक्ट में? b के रेस्पेक्ट में। और अगर इस रिएक्शन का पूरी रिएक्शन का ऑर्डर पूछे तो होगा x प्लस y। इस पूरी रिएक्शन का ऑर्डर x प्लस y। x और y क्या है? x है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a एंड y इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b। a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर x है, b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर y है। टोटल ऑर्डर क्या होगा इसका? x प्लस y। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन x प्लस y। x क्या है? x is the order of reaction with respect to A and y is the order of reaction with respect to B. X is the order of reaction with respect to A, y is the order of reaction with respect to B. और पूरी रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? दैट इज x प्लस y। इस इक्वेशन को R इक्वल टू K A पावर x B पावर y, इसको एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं रेट लॉ इक्वेशन। जो इक्वेशन लिखी है या जो एक्सप्रेशन लिखा है that is known as rate law equation या rate law expression। rate law equation या rate law expression। देखिए अगर हम लोग बात करें ऑर्डर की कि यहाँ पर ऑर्डर को देखते हैं क्या है, तो देखिए ऑर्डर यहाँ से क्या है? n is equal to x plus y। यानी ऑर्डर जो है ऑर्डर इज द सम ऑफ पावर। अगर ऑर्डर की डेफिनेशन देखें, ऑर्डर इज द सम ऑफ पावर which is on the concentration of reactant। जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की पावर होती है उनका जो सम होता है वही क्या देगा आपको? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर which is rate on the concentration of reactant in rate law equation। रेट लॉ इक्वेशन में जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की पावर होती है उनका जो सम होता है वही आपको देता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन लिखना चाहें तो इट इज द सम ऑफ पावर व्हिच इज रेट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ इक्वेशन। ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे यहां पर हम लोग बात करें
x की वैल्यू 2 रख दो, y की वैल्यू 2 रख दो, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 4। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 4। लेकिन जरा एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो यहां पर ऑर्डर की बात करें क्या, यहां पर तो सीधा रेट ला इक्वेशन आ गई कि a पावर 1 b पावर 2। यानी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए अगर ऑर्डर की बात करें तो रेट ला इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन की पावर होती है, पावर को सीधा ऐड कर दो, क्या मिल जाएगा आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे यहां पर पावर क्या सम पावर का सम क्या होगा 1 + 2, यानी इसके लिए एलिमेंट्री रिएक्शन अगर ये है, इसके लिए ऑर्डर कितना आ गया 3। लेकिन यही रिएक्शन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी तो हम नहीं बता सकते कि ऑर्डर 3 होगा, क्या होगा 3 भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। कैसे इसको हम लोग बताएंगे, वहां से हम लोग x और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, किसकी हेल्प से, एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। x और y की वैल्यू आ जाएगी, यहां पे पुट कर देंगे, किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों का मतलब समझिए। एलिमेंट्री में तो आप ऑर्डर सीधा बना सकते हैं, रेट ला इक्वेशन लिखिए, वहां से पावर को ऐड कर दीजिए, क्या पता चल जाएगा आपको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम लोग रिएक्शन की हेल्प से ऑर्डर नहीं बता सकते, क्योंकि यहां पर कुछ जनरल टर्म देख रहे हैं हम x एंड y, और इनकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। यानी हमको अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज गिवन होंगी तो उनकी हेल्प से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, x y आ जाएगा, यहां पुट कर देंगे, क्या मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो दोनों के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे ये क्लियर होना चाहिए, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री का तो बहुत आसान है, सिंपल देखिए, ये जो कोफिशिएंट है, यहाँ कोफिशिएंट क्या था 1, वही यहाँ पावर में आया, यहाँ कोफिशिएंट 2, वही पावर यहाँ पे पावर में है। तो सिंपल आपको रेट ला इक्वेशन लिखना ही नहीं है। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन बोल दिया जाए तो इनके कोफिशिएंट को सब ऐड कर दो, यहां पे तो वही हो रहा 1 + 2 3, यहां से 1 + 2 3। तो अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है तो सिंपल कुछ नहीं करना है, कोफिशिएंट को ऐड कर दो, वही क्या दे देगा आपको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रिएक्टेंट के जो कोफिशिएंट है उनको ऐड कर दीजिए, वहीं से क्या मिल जाएगा आपको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए पॉइंट लिख सकते हैं, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन order of reaction is equal to sum of stoichiometric coefficient of reactant। केवल इसके कोफिशिएंट को देखेंगे हम लोग, रिएक्टेंट के, क्योंकि रेट लॉ में कौन से किसका कंसंट्रेशन लिखते हैं, रिएक्टेंट का। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज sum of stoichiometric coefficient of reactant। Sum of stoichiometric of reactant। सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या मिल जाएगा आपको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। रिएक्शन गिवन होगी, उसमें से रिएक्टेंट कोएफिशिएंट देखिए, उनको ऐड कर दीजिए, सब सारे रिएक्टेंट कोएफिशिएंट को ऐड कर दीजिए, अब क्या मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए गलती से ये काम नहीं करना है कि आप रिएक्टेंट को ऐड करिए, रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट को ऐड कर दीजिए, क्योंकि यहां पर जो x और y लिखे जाते हैं उनका इनसे कोई लिंक नहीं होता।
एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये वैल्यू कहां से कैलकुलेट की जाती है? एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे हम लोग इन वैल्यू को। तो यहां पर एक्स और वाई की वैल्यू एक्सपेरिमेंट की हेल्प से निकाल के यहां पर पुट करेंगे, तब क्या मिलेगा आपको? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन का? कॉम्प्लेक्स का। ये डिफरेंस होता है एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब अगर देखिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें तो यहां पर जो x और y की वैल्यू निकाली जा रही है, ये एक्सपेरिमेंट से निकाली जा रही है। तो हो सकता है कि इनकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, एक्सपेरिमेंट से निकाली जा रही है, कुछ भी आ सकती है। तो x और y की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, जीरो भी हो सकती है, या फिर फ्रैक्शन भी हो सकती है। यानी जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर होगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। क्योंकि यहां पर जो ऑर्डर निकाल रहे हैं वो किसकी हेल्प से निकाल रहे हैं? एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। और एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कुछ भी आ सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है? आपकी कोई वैल्यू हो सकती है। तो ये हमारी बात होती है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हम लोग रेट ला इक्वेशन वगैरह कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे हम लोग उनकी इक्वेशन को लिखते हैं। तो किसी भी रिएक्शन को आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस में तो लिख ही सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग रिएक्शन को एलिमेंट्री माने तो वहां पर रेट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन वैलिड होता है। लॉ ऑफ मास एक्शन की हेल्प से आप उसके रेट को डिफाइन कर सकते हैं। अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होगी तो हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन यूज नहीं करते हैं, फिर हम लोग जनरल टर्म यूज करते हैं x एंड y। अब एक रिएक्टेंट और आ जाए, यहाँ पर c लिख दें तो यहाँ पर कंसंट्रेशन c पावर z हो जाएगा, बढ़ाते जाएंगे हम लोग रेट ला। तो यहाँ पर हम लोग जो रेट ला इक्वेशन लिखते हैं वहां पर कोफिशिएंट ना लिख के, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें तो जो रेट ला इक्वेशन होगी वहां पर कोफिशिएंट ना लिख के वो जनरल टर्म यूज कर लेते हैं x एंड y। तो ये बात होती है आपकी जो है दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब x और y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ये कैसे निकाली जाती है? एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है दैट इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। किसकी हेल्प से निकालेंगे हम लोग? एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। तो अब इन वैल्यू को कैलकुलेट करना है, इनको सीखना है कि x और y इनकी वैल्यू एक्सपेरिमेंट की हेल्प से कैसे कैलकुलेट करते हैं। यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन गिवन अगर उसका ऑर्डर पूछ लिया जाए और आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दे दी जाए तो कैसे उसकी हेल्प से हम लोग रिएक्शन का ऑर्डर निकालेंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग यही सीखेंगे कि ये जो x और y है इनकी वैल्यू एक्सपेरिमेंट से हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज के लेक्चर में यहीं पर रोकते हैं हम लोग। अगले टाइम पे इनकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू गिवन होगी, उसकी हेल्प से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, थैंक यू।